बाबूजी, आज ही मैंने नई बेडशीट बिछाई है और आप है कि पलंग पर चढ़कर बैठ गए। आपके पैर देखना नीचे से कितने गंदे हो रहे हैं। सारी बेडशीट खराब कर दी। रजनी अपने 80 वर्षीय ससुर राम प्रसाद जी से चिल्लाते हुए बोली। राम प्रसाद जी बहू का लेक्चर सुनकर एकदम से पलंग से खड़े हो गए और जाकर बाहर आंगन में पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठ गए। उनका 6 माह का पोता चीकू वहीं पालने में लेटा हुआ था। अभी अभी जो राम प्रसाद जी बहू के झिड़के हुए बाहर आए थे, पोते को सामने देख उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने अपने पोते को अपनी गोद में उठा लिया और उसे खिलाने लगे। बाबूजी की गोद में चीकू को देख रजनी भुनभुनाती हुई आई और उनके गोद से चीकू को छीनते हुए बोली, बाबूजी, आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। आपको कितनी खांसी और जुकाम है। कोरोना का समय वैसे ही चल रहा है, क्या मुन्ने को भी इन्फेक्शन करोगे? रजनी ससुर की तरफ आंखें दिखाते हुए बोली तो रामप्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते वह अपने पिछले दिनों को याद करने लगे जब उनकी पत्नी अंगूरी जी जिंदा थी। अपने बेटे की शादी के लिए न जाने ने अरमान देखे थे उन्होंने, लेकिन सब अरमान धरे के धरे रह गए। बेटे की शादी भी नहीं देख पाई थी अंगूरी जी कि पति रामप्रसाद जी और इस दुनिया से अंगूरी जी अलविदा कह गई। पत्नी के जाने के बाद रामप्रसाद जी बहुत दुखी रहते थे। ऐसा नहीं है कि विवेक अपने बाबूजी का ख्याल नहीं रखता था, बल्कि विवेक तो अपने बाबूजी को जी जान से भी ज़्यादा चाहता था और बाबूजी भी विवेक से अत्यधिक प्रेम करते थे। विवेक अपने बाबूजी की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। अंगूरी जी ने मरते समय विवेक से भी वादा किया था कि कभी अपने बाबूजी को दुखी ना होने दे, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। कुछ समय बाद विवेक की भी शादी हो गई। घर में बहू आने की रामप्रसाद जी को बहुत खुशी हुई। बस कमी थी तो अंगूरी जी की। विवेक की पत्नी बहुत ही अटपटे व्यवहार की थी। रामप्रसाद जी के हर एक काम को बहुत ही जल भुनकर करती थी। अब सुबह सुबह कहाँ घूमने चल दिए। रामप्रसाद जी जैसे ही जूता पहनकर बाहर जाने को हुए, तपाक से रजनी उन पर बिफर पड़ी और हाथ में सब्जी का थैला थमाते हुए बोली, आप बाहर जा रहे हैं, लौटते समय हरी सब्जियां ले आइएगा। पर बहू, पैसे तो दे दो। बाबूजी, क्या आपके पास 200 रुपये भी नहीं है सब्जी के लिए? खाने के लिए तो आपको एक से एक सब्जी चाहिए। वो जो आपकी पेंशन आती है उसको कहाँ लेकर जाओगे? रामप्रसाद जी बोले, ठीक है बहू, ले आऊँगा। बाबूजी चले गए और उनके जाने के बाद रजनी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान छा गई और बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई। जब देखो तब कहते रहते हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पेंशन को अपनी अंटी में दबाए रखना चाहते हैं। पूरी पेंशन को क्या अपनी छाती पर लेकर जाएंगे? बुढ़ाऊ, कंजूस, मक्खी चूस कहीं के। बेचारे। कुछ देर बाद रामप्रसाद जी हाँफते हाँफते थैला भर सब्जी ले आए और डाइनिंग टेबल पर सब्जी रख चारपाई पर बैठते हुए बहू से चाय मांगी। बहू, चाय बन गई हो तो दे दे, मैं सब्जी ले आया हूँ। रजनी मुंह बनाते हुए चाय रख कर चली गई। चाय देखकर रामप्रसाद जी की आंखें नम हो गई। चाय में दूध का तो नामो निशान नहीं था, झरझर पानी दिख रहा था। बाबूजी ने चाय वहीं वाश बेसन में उड़ेल दी। रामप्रसाद जी घर से अपनी दुकान पर चले गए। उनकी खूब अच्छी बड़ी दुकान थी परचून की। बुढ़ापे के कारण दुकान पर उनका कम ही जाना होता था। पूरी दुकान को विवेक ही संभालता था। बाबूजी का जब कभी भी मन करता तो वह घूमते फिरते दुकान पर चले जाते थे। विवेक को घर आने का कम ही समय मिलता था। रजनी का व्यवहार अपने पिता जैसे ससुर के साथ बहुत ही बुरा था। इसे यह ध्यान नहीं रहा कि आखिर कब तक किसी की आत्मा को चोट पहुंचाया जा सकता है। बेटे को कुछ पता नहीं कि उसके पिता को दुख दे रही है उसी की पत्नी। रामप्रसाद जी बिजली का बिल और दूध का भी पैसा भरते थे। जब भी कुछ जरूरी खर्च आन पड़ता उसकी भी पूर्ति करते थे। इसके बावजूद भी रजनी को ससुर का खाना पीना खटकता। रामप्रसाद जी बहू की हरकतों को उसकी नादानी समझकर नज़रअंदाज करते रहते। एक दिन सुबह नाश्ता करते समय विवेक देखता है कि बाबूजी की थाली में सूखी रोटी रखी हुई है। थाली में छेना भी नहीं है। डॉक्टर ने बाबूजी को नाश्ते में पनीर खाने के लिए कहा था। रजनी, छेना देना भूल गई हो क्या?
रजनी रसोई से दनदनाती हुई आई और बोली, विवेक दूध वाले को इस महीने का पैसा नहीं दिलाया है, इसलिए 1 लीटर दूध ही आ रहा है। उसमें क्या क्या करूं? चाय बनाऊं, मुन्ने को पिलाऊं या तुम्हारे बाबूजी के लिए छेना फाड़ूं? पत्नी की बात सुनकर विवेक को काटो तो खून नहीं, अब किस मुंह से पूछे कि आप इस महीने दूध का पैसा क्यों नहीं दिए। जानता था कि उनके बाबूजी ताउम्र अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते आ रहे हैं। किसी दिन माँ से खाना देने में कोताही होती थी तो आसमान सर पर उठा लिया करते थे। आज वही बाप बेबस हो सूखी रोटी चबा रहा है। दूसरे दिन भी वो खुद दूध लेते हुए घर आता और बाबूजी के खाने पीने पर ध्यान रखा करता। यह देखकर रजनी मन ही मन कुढ़ती। विवेक, यह सब क्या ड्रामा है? अब क्या सारी कमाई अपने बाप पर ही लुटा दोगे क्या? कहते हुए रजनी ने ससुर के हाथ से दूध का गिलास छीन लिया। यह देखकर विवेक से आज बर्दाश्त ना हुआ और उसने खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। एक थप्पड़ से ही रजनी जमीन की धूल चाट गई। विवेक, इस बुढ़े की वजह से तुमने मुझ पर हाथ उठाया? जबान संभाल कर बात कर, वरना अभी तो थप्पड़ ही लगा है। अगर ज्यादा बकवास की तो इस घर से बाहर भी उठाकर फेंक दूंगा। मुझे तेरी करतूतों के बारे में सब पता है निर्लज्ज। तू कैसे बाबूजी के 1 पाव दूध में 1 पाव पानी मिलाकर देती थी। इसी वजह से मैंने खुद बाबूजी को दूध देना शुरू किया, लेकिन आज तो तूने हद ही कर दी। मेरे बाबूजी के हाथों से तूने दूध छीन लिया। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, यह घर बाबूजी की कमाई से चलता है। मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ, दुकान पर बैठने वाला। वह दुकान मेरे बाबूजी की है। उस दुकान और इस घर के मालिक मेरे बाबूजी है, समझी तू? विवेक, बहू को कुछ मत बोल, अभी यह नादान है, लेकिन जब इसे बुढ़ापा आएगा तो ये सब दिन इसे जरूर याद आएंगे कि मैंने अपने बूढ़े ससुर के साथ कैसा व्यवहार किया था। अपने ससुर की बात सुनकर आज रजनी की आंखें शर्म से नीचे झुक गई और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। बाबूजी, जो गलत व्यवहार मैंने आपके साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो। आगे से आपका अपमान कभी नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। कहते कहते रजनी जोर जोर से रोने लगी। बाबूजी बोले, बहू, मैं तो पहले भी तेरी हर गलती को नादानी समझता रहा और आज भी तुझे नादान समझता हूँ। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सही समय पर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बाबूजी रजनी के सर पर हाथ रखते हुए बोले। अब रजनी ने भी अपने आप को पूरी तरह बदल लिया। अगले दिन सुबह रजनी बाबूजी के कमरे में चाय लेकर गई और साथ ही उनके गोद में पोते को बैठाते हुए बोली, लो बाबूजी, अब से अपने पोते को आप ही संभालेंगे। पोते को गोद में ले खुश होते हुए बाबूजी ने सीने से लगा लिया। आज बहू से ऐसा प्यार और सम्मान पाकर राम प्रसाद जी बहुत खुश हैं। दोस्तों, ये पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।